नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम जनवाणी। मैं हूं चेतन शर्मा और मैं हूं उर्मिला शर्मा। दर्शकों, डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रही है कि जनवाणी कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक जरूरी जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसी के तहत आज जनवाणी कार्यक्रम में जो विषय लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, विषय है जीपीएफ और पेंशन भोगियों की समस्याएं व समाधान। बिल्कुल यहाँ पर इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे सरकारी सेवा के में जो भी कर्मचारी जिन्होंने पदार्पण किया है 15/5/2003 से पूर्व, जिन सरकारी सेवा में जो लोग शामिल हुए हैं, केवल वही जीपीएफ और जो ये पेंशन जो व्यवस्था है उसके तहत परिभाषित होते हैं, क्योंकि अब व्यवस्था थोड़ी सी बदलाव आया। लेकिन कर्मचारियों की तरफ पुनः बार बार ये आग्रह रहता है कि इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की जाए, तो हमने ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। आज जो हमारे एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका परिचय आपसे करवा देना चाहेंगे। हमारे साथ हैं विजय कुमार जी, जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला में, और साथ में हैं राजेंद्र चंदेल जी, जो सहायक लेखाधिकारी हैं प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला में। जी तो विजय जी, सबसे पहले पेंशन पात्रता को लेकर ही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है? 15/5/2003 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारी अधिकारी ही पेंशन के पात्र हैं। परंतु अभी जो सरकार ने ग्रेस्टी की एक बेनिफिट एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर 15/5/2003 के बाद जो लोग सरकारी सेवा में आए हैं उनको ग्रेस्टी का लाभ सरकार ने दे दिया जी। और पेंशन की गणना किस प्रकार से होती है? पेंशन की गणना उसकी सर्विस के आधार पे होती है। जिनके मतलब 20 साल से ऊपर सर्विस हो जाती है उनको 50% पेंशन लग जाती है। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों तक ये बात साझा कर देना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमसे सीधे जुड़ भी सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। आपके जो भी सवाल रहे हैं जीपीएफ या पेंशन से संबंधित, आप उनका निराकरण कर सकते हैं। हमसे जुड़ने का जो नंबर है वो है 10177, जो शिमला का कोड है 2800-177, 2800-178। ये हमारा फ़ोन नंबर है जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में हमने बात कर रहे हैं जीपीएफ और पेंशन से संबंधित जो समस्या, जैसे कि हमने जिक्र किया कि 2003 के बाद की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ है। 2003 से पूर्व जो सरकारी सेवा में जिन कर्मचारियों ने पदार्पण किया है उन्हें जीपीएफ की से भी वो लाभान्वित होते हैं और पेंशन व्यवस्था से भी लाभान्वित होते हैं। चंदेल जी, मैं आपसे जीपीएफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जीपीएफ को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? जीपीएफ वास्तव में क्या है? सर, जीपीएफ एक वो राशि है सर जो 15/5/2003 से पहले सरकारी सेवा में जो लोग आए उनके वेतन से एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है, जिसे सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जाता है और उसमें समय समय पर सरकार निर्धारित दर से ब्याज भी अदा करती है। और सेवानिवृत्ति के बाद वो पैसा, पूरा पैसा उस अधिकारी या कर्मचारी को ब्याज सहित वापस किया जाता है और वो बीच बीच में उसमें से एडवांस भी ले सकता है। जी, तो जीपीएफ की जो राशि एक कर्मचारी अपने सरकारी सेवा के दौरान जो कटवाता है, तो क्या अब सरकारी सेवा के दौरान जो वो राशि कटवाता है उसमें कोई बढ़ोतरी या घटाव किया जा सकता है? सर, सरकारी सेवा में जब कर्मचारी आता है तो कम से कम 6% बेसिक पे का उसे जीपीएफ में आवश्यक उसको अंशदान करना जरूरी होता है और अधिकतम वो बेसिक पे प्लस डीए भी उसमें कटवा सकता है। और एक साल में वो 2 बार उसकी राशि को बढ़ा सकता है, मासिक जो जमा करता है, और एक बार उसको कम कर सकता है जी। लेकिन अब सर, अब जो एक न्यूनतम एक जो आजकल ही अभी सरकार ने आदेश दिए हैं उसके अनुसार क्या है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी एक वर्ष में 5 लाख से अधिक राशि जीपीएफ में जमा नहीं करवा सकता है जी। अधिकतम सीमा उसकी 5 लाख कर दी गई है जी। इससे पहले इस तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं, कोई लिमिट नहीं थी। जितना मैक्सिमम बेसिक प्लस डीए तक वो 1 महीने में कटवा सकता था और टोटल ग्रॉस अमाउंट की कोई सीमा उस पर नहीं थी। लेकिन हाल ही में ये परिवर्तन किया गया, ये संशोधन हुआ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सामान्य भविष्य निधि में एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक राशि जमा नहीं करवा पाए जी। जी विजय जी, मैं आपके पास इस प्रश्न को रखना चाहती हूँ कि क्या पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता या अन्य तरह के जो भत्ते हैं उनका लाभ उन्हें मिलता है? हाँ, पेंशन में जो भी पेंशन धारक है उनको समय समय पर जो भी हिमाचल सरकार जो भी डीए अनाउंस करती है, महंगाई भत्ता अनाउंस करती है, तो पेंशन पे भी उनको उतना ही महंगाई भत्ता दिया जाता है। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भत्ते? और उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, उनका जो मतलब मेडिकल अलाउंस है, कुछ लोगों ने फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑप्ट किया होता है, कुछ ने मतलब
वैसे लेते हैं, जब दवाइयों का पैसा लेते हैं, तो वो सरकार ने वो तय किया हुआ है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, जो एज के हिसाब से पेंशन में पेंशन अलाउंस भी लगाया गया है। जैसे 65 ईयर की जब एज हो जाती है तो उसमें 5% उसको बढ़ा दिया जाता है। 70%, जब 70 साल की आयु हो जाती है तो 10%, 75 साल में वो उसको 15%, इस तरह से फिर वो 80 साल में 20% बढ़ती है, 85 साल में 30% बढ़ती है, और 90 साल की अगर उम्र हो जाती है तो 40% बढ़ जाती है, और अगर उसकी 95 हो जाती है तो 50% बढ़ जाती है। जो उम्र का पड़ाव बढ़ता बढ़ती है तो उस हिसाब से उनका पेंशन अलाउंस बढ़ता जाता है। इसको निर्धारित करके रखा हुआ है कि इतनी उम्र बढ़ने हाँ, पर जो है ये खजाना अधिकारी, जो भी खजाना अधिकारी है, उनके पास टेबल बना हुआ और उनके सिस्टम में डाला हुआ, और वहाँ पर उसको बढ़ा देते हैं, अपने आप ही बढ़ा देते हैं। उसमें एजी ऑफिस का कोई रोल नहीं होता, वो ट्रेजरी ऑफिसर अपने आप ही बढ़ा देते हैं। जी विजय जी, क्या सेवानिवृत्ति की कितने तरीके से, कितने प्रकार हम कह सकते हैं, कितने प्रकार की सेवानिवृत्ति? एक तो सुपरनेशन होती है उनके, जो 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं। एक प्री मेच्योर रिटायरमेंट होती है जो अपने आप लेना चाहते हैं। एक कभी किसी को पेनल्टी लगी होती है तो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो जाती है, उनको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। तो इस तरह से कई तरह की मतलब। लेकिन यहाँ एक सवाल जो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने सेवानिवृत्ति के बारे में बताया, तो एक पूरी का जो उम्र रहती है उसके होने के बाद 58 वर्ष के बाद जो है कोई कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है, या किसी तरह से VRS लेने की व्यवस्था है। अगर पेंशन के लिए अगर हम बात करें कि पेंशन के लिए एक कितना सेवा काल होना अनिवार्य है ताकि उसको पेंशन का पूरा लाभ प्राप्त हो सके? पेंशन के लिए 10 साल का सेवा काल होना अनिवार्य है जी, ठीक है ना। और फैमिली पेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली पेंशन में मतलब जब उसका मेडिकल हो जाता है, उसने ज्वाइनिंग कर ली होती है, तो उसके बाद पेंशन। विजय जी, कुटुंब पेंशन की जो दायरा है, जो प्रक्रिया है, उसके निर्धारण में कौन कौन लोग आ सकते हैं? फैमिली पेंशन में जो भी कुटुंब पेंशन है, उसमें सबसे पहला जो हक होता है वो उसकी पत्नी का होता है। उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, है ना। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी आते हैं। अगर फैमिली में कोई नहीं है और उसके पेरेंट्स अपने मतलब उसके सरकारी कर्मचारी के ऊपर आश्रित था, तो उनके पेरेंट्स को भी पेंशन लगती है, माता पिता को भी पेंशन लग जाती है। और क्या बच्चों के लिए कोई आयु वर्ग निर्धारित है? बच्चों के लिए 25 साल की उम्र है, लड़के को और लड़कियों के लिए 25 साल तक है। लेकिन उसके बाद अगर कोई पेंशन है तो विडो डॉटर को भी उसके बाद पेंशन लग जाती है। सपोज कोई सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उनकी पत्नी की भी डेथ हो जाती है ना, और उनकी कोई एक कुंवारी बेटी है और वो 25 साल से ज़्यादा है, तो उसको भी पेंशन लग जाती है। या कोई विडो डॉटर है उनकी, तो उनको भी पेंशन लगती है। लेकिन सभी जो जब पेंशन लगाने के लिए कुछ निर्धारित डॉक्यूमेंट्स है जो एजी ऑफिस को देना चाहिए। जैसे विडो डॉटर में है तो उनको इनकम क्राइटेरिया, इनकम कितनी है उनकी, वो देखी जाती है, ठीक है ना जी। और इसी तरह से उनमें मतलब उन्होंने री मैरिज तो नहीं करी है, तो वो सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो इस तरह से मतलब कई जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो डिपार्टमेंट के पास है होते हैं, लिस्ट होती है, उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट बना के एजी ऑफिस भेजते हैं, तब हम उनको पेंशन लगा देते हैं। चंदेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। GPF के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। GPF, जैसे आपने बताया कि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान जो एक निर्धारित अंशदान जो है GPF में वो जमा करता है, तो GPF में जो भी ये राशि रहती है, तो क्या ये इस पर टैक्स लगता है या क्या रहता है? इसको टैक्स एग्जम्प्ट किया गया? कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इस पे 1.5 लाख तक जो GPF जमा होता है उस पे इनकम टैक्स पे छूट रहती है जी। और जब उसका भुगतान होता है, अंतिम भुगतान बाद में, तो उस पे भी GPF पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, जो GPF की राशि का हम भुगतान करते हैं जी। और उसके बाद जो GPF राशि यदि कहीं वो इन्वेस्ट करता है, उस पे जो अर्निंग होती है उसी पे टैक्स लगता है। GPF की राशि जो उसको भुगतान किया जाता है उस पर कोई टैक्स उसको नहीं लगता है जी। तो GPF में जो अंशदान सरकारी कर्मचारी के द्वारा संग्रहण किया जाता है, जो जमा किया जाता है, वो एक वर्ष में कितनी बार उसको विड्रॉल निकाल सकता है, या एक विड्रॉल होने के बाद दूसरे विड्रॉल के बीच में कितनी समयावधि का जो अंतराल होना बहुत ज़रूरी रहता है? सर, वो एक सरकारी कर्मचारी अपने खाते में से विड्रॉल एडवांस ले सकता है। उसमें एक बार या 2 बार का ऐसी कोई वो नहीं, सिर्फ उसमें ये है कि उसके खाते में जितनी राशि जमा है उससे अधिक वो आहरण नहीं कर सकता है। उसका खाता माइनस में नहीं जाना चाहिए। जितना उसके खाते में राशि जमा है उसका 75% तक, और कार्याध्यक्ष की अनुमति से 90% तक वो एडवांस ले सकता है। इस बात की कोई वो नहीं है कि वो एक बार वो उस राशि को, 2 बार ऐसा उसमें सिर्फ उसका खाता जो वो 1 या 2 बार से अधिक भी ले सकता है, लेकिन सिर्फ उसमें शर्त यही है कि उसके खाते में जो है पैसा जमा होना चाहिए। उसका खाता माइनस में नहीं जाना, 75% तक वो अपने खाते से आहरण कर सकता है। जी जी विजय जी, पेंशन भोगियों या पेंशन धारकों को
आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी दिक्कतें आ रही है? क्या फंड्स के रिगार्डिंग है, या आपका विभाग फंड्स के रिगार्डिंग दिक्कतें देख रहा है, या फिर जागरूकता की कमी है, या फिर वो डिले हो रहा है? ऐसी कौन सी वजह है कि पेंशन भोगी लगातार अपनी इस सुविधा से थोड़े महरूम रह सकते हैं? पेंशन धारक जो हैं उनका जब सेवानिवृत्ति के दौरान पेंशन के पेपर एजी ऑफिस को भेजे जाते हैं तो बहुत प्राय ये देखा गया कि बहुत से फार्म उनके भरे हुए नहीं होते हैं, फार्म कंप्लीट नहीं होते हैं, या उनका नाम कई जगह उनका फैमिली पेंशनर का नाम डिफर करता है कि आधार कार्ड में कुछ है, वहाँ उस टाइम कुछ भर दिया, और उसमें क्या होता है कि वो बड़ी दिक्कतें आती हैं जब अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन में दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम कुछ लिखा होता है, वहाँ कुछ लिखा होता है, और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कुछ कर दी होती है पेपर में, एक्चुअल होती कुछ है, क्योंकि पेंशन भरते समय ये चीज़ें वो ध्यान नहीं देते, ना ही डिपार्टमेंट ध्यान देता, ना पेंशनर देता कि मैंने क्या भरा हुआ है, तो ये चीज़ें बाद में बड़ी दिक्कत आती है। तो मतलब पेंशनर का अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको कैसे आप मतलब ये जो अलाउंस है कितने साल बाद इतना बढ़ेगा, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, तो वो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। या फिर नाम में करेक्शन है, अब तो वो क्या बोलते हैं, अगर समय रहते ही या पेपर भरते टाइम ही नाम अगर प्रॉपर भर दिया जाए तो पेंशनर को कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो प्राय मतलब हमने कई केस देखे हैं जिसमें पेंशनर का नाम मतलब कुछ गलत लिख दिया, या तो वो ऐसा होगा कि घर में मिसिस को ये बोलते हैं ये नाम है वही लिख दिया गया है, बल्कि डॉक्यूमेंट के आधार पे नहीं लिखा गया है, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। और ये भी दिक्कत आ रही है कि पेंशन केस जो है 6 महीने पहले एजी ऑफिस को फॉरवर्ड कर देना चाहिए, भी एजी ऑफिस को प्रॉपर भर के भेज देना चाहिए, ताकि मंशा इसके पीछे यही रहती है कि भी क्या जब भी आदमी जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो उससे पहले उसको उसका पीपीओ मिल जाए, उसका जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसके क्या बोलते हैं पेमेंट्स की है, ग्रेजुटी की है, कम्यूटेशन की है, और उसको मिल जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको कोई मतलब ये ना करना पड़े कि मुझे यार अभी पेंशन नहीं आई है, अभी आनी है, या फिर मेरे अभी अथॉरिटी नहीं आई है, या उसको किसी अपने ऑफिस के या एजी ऑफिस आना पड़े, ऐसा ना हो। जी, एक पेंशन का प्रस्ताव जब तैयार होता है विभाग में, तो ऐसे में अगर डीडीओ की भूमिका पर अगर हम बात करें तो कितनी सजग और कितनी उत्तरदायित्व रहता है डीडीओ? डीडीओ की भूमिका बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है जब भी हम फार्म भरते हैं। अगर डीडीओ प्रॉपर फॉर्म भर लेगा, अगर जो फार्म उसके साथ लगने हैं, जो फार्म जैसे लाइव केस है, जो अभी रिटायर हो रहा आदमी तो उसका 3, 5, 7 फॉर्म है, वो 7 भेजने हैं, तो वो प्रॉपर भेजे हैं कि नहीं भेजे। जैसे कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन का फॉर्म है, कम्यूटेशन का फॉर्म में 40% मैक्सिमम वो कटा सकता है, लेकिन कभी वो बोलता है कि मैंने तो या तो फॉर्म में वो लिखते नहीं है कि भाई 40% को वैसे खाली भेज देते हैं, तो खाली भेजेंगे तो एजी ऑफिस को नहीं करेगा जब तक कि मतलब जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहा है या जो हो गया हुआ है, वो जब तक फॉर्म में भरेगा नहीं कि मैंने कितनी कम्यूटेशन करानी। 40% तो मैक्सिमम है, लेकिन वो 30 भी करा सकता है, 20 भी करा सकता है। तो मतलब फॉर्म बहुत जरूरी है कि प्रॉपर भरे हुए हो। एड्रेस बहुत जरूरी है कि भाई एड्रेस प्रॉपर भरा हो, कि रिटायरमेंट के बाद रिटायरी कहाँ रहेगा, ताकि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो उसको तो उस एड्रेस पे की जा सके। जी, अक्सर क्या एजी जो ऑफिसर रहता है, प्रधान महालेखाकार जो कार्यालय रहता है, उसके द्वारा विभागों के साथ कोई ऐसा पत्राचार किया जाता रहा कि एक निर्धारित समय अवधि या जो भी अंतराल रहता है समय का, उसमें जो भी संशोधन रहते हैं या जो भी चेकलिस्ट आपकी रहती है कि एक पेंशन का जो प्रपोजल आपके पास आता है उसमें क्या कुछ चीज़ें रहनी चाहिए, वो विभागों के साथ लगातार आप पत्राचार करते हैं? हमारा विभागों के साथ लगातार हम उनके साथ संपर्क में रहते हैं, और जो भी क्या बोलते हैं हमारा जो फॉर्म चाहिए या जैसे कैसे मतलब आपने मतलब केस फॉरवर्ड करना है, ये सब मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी इशू करी है, और समय समय पर एजी ऑफिस भी इशू करता रहता है कि आप इसको समय पे भेजिए केसेस को, ताकि इनका समय पे निपटारा हो सके, ताकि किसी भी पेंशनर को ये मतलब अपने रिटायरमेंट के बाद ये अपने पीपीओ की वेट ना करनी पड़े। जी, चंदेल जी आपके पास मैं आता हूँ। आप जीपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल प्रोविडेंट फंड कहीं पर भी किसी कर्मचारी के द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान जो भी संग्रहण कर लिया जाता है, तो बीच में कुछ भी आकस्मिक हो सकता है, उस बात की संभावना रहती है। तो ऐसे में नॉमिनी या उसके लिए जो भी रहता है कि कौन उसको विड्रॉ कर सकता है, कौन उन वित्तीय लाभों पे जो हक रख सकता है, तो नॉमिनी की क्या व्यवस्था रहती है? जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में आता है तो उसको 1 वर्ष के बाद जो है वो जीपीएफ नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और जब जीपीएफ नंबर उसको अलॉट किया जाता है उसी नंबर में उसके पैसे जमा होते हैं। लेकिन जीपीएफ नंबर के अलॉट करने के साथ साथ ही एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको नॉमिनेशन फॉर्म बोलते हैं। तो जब भी नंबर उसको अलॉट करते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म में साथ साथ उसे ले लिया जाता है, और उस नॉमिनेशन फॉर्म में वो अपने परिवार के सदस्यों को ही नामित करता है। तो यदि डेथ उसकी हो जाती है तो उसके बाद उस नॉमिनेशन के आधार पर ही पेमेंट की जाती है।
आगे उनके जो भी आश्रित उनके रहते हैं उनको की जाती है। और उसमें ये कंडीशन रहती है कि अगर कोई अनमैरिड है, ये सबसे विशेष बात है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में आ गया और वो अनमैरिड है तो जीपीएफ नंबर अलॉट करते हुए वो अपने माता पिता को ही नेचुरल करेगा जब उसकी फैमिली नहीं है। लेकिन उसमें ये कंडीशन रहती है कि जैसे उसकी मैरिज हो जाती है तो वो जो नॉमिनेशन है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। इसमें ये रहता है कि जैसे ही परिवार में कोई सदस्य नया आता है या उसकी मैरिज हो जाती है तो उसको अपने नॉमिनेशन को रिवाइज करना जरूरी होता है। तो उसको नॉमिनेशन को फॉर्म को दोबारा रिवाइज करके हमारे कार्यालय को भेजेगा। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई डेथ या वैसे कोई घटना होती है तो उसमें पेमेंट में डिले नहीं होता है, क्योंकि जब उसका नॉमिनेशन हमारे पास रहेगा तो हम उस नॉमिनेशन के आधार पे ही उसके खाते में जमा राशि को उसके आश्रितों को दे देंगे। जी, क्या नॉमिनेशन जिस तरह से नॉमिनी रख दिया जाता है, लेकिन अगर कर्मचारी के द्वारा वो चाहता है कि नॉमिनी उसके द्वारा बदलाव किया जाना उसमें, तो क्या वो उसको बदल सकता है नॉमिनी को? सरकारी कर्मचारी जो उसने पहले से नॉमिनेशन भर के रखा हुआ उस नॉमिनेशन को कभी भी वो चेंज कर सकता है। उसको अपनी इच्छा हो, जब भी वो चाहता है कि वो अपना नॉमिनी बदलना चाहता है तो बदल सकता है। लेकिन उसमें उसको यही कंडीशन रहती है कि जब भी वो नॉमिनेट करेगा तो अपनी फैमिली के सदस्यों को ही नॉमिनेट करेगा। वो अपने नॉमिनेशन को कभी भी रिवाइज कर सकता है। उसके लिए उसको वही नॉमिनेशन फॉर्म भर के हमारे कार्यालय को भेजेगा। 2 प्रतियों में हम एक प्रति उसकी रिवाइज नॉमिनेशन के अपने पास रख लेंगे और एक कॉपी डिपार्टमेंट को वापस भेजेंगे रिकॉर्ड के लिए। जी विजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या सेवा काल के दौरान सेवानिवृत्त व्यक्ति जो है क्या अगर विभागीय कार्रवाई या फिर न्यायिक कार्रवाई कोई चल रही है तो क्या उसे पेंशन का लाभ मिलेगा? जिस कर्मचारी के विभागीय कार्रवाई चल रही है और वो रिटायर हो गया है तो ये रूल्स के अंदर प्रोविजन है कि उनको प्रोविजनल पेंशन लगा दी जाती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट देखता है उसको और डिपार्टमेंट ही उसको भेजता है इसको। एजी ऑफिस को भेजेगा प्रोविजनल पेंशन के लिए और हम एजी ऑफिस प्रोविजनल पेंशन लगा देंगे कंडीशन लगा के, और उसके बाद क्या बोलते हैं जब भी उनकी इंक्वायरी समाप्त होगी तो उसके बाद फाइनल पेंशन लगाई जाएगी। और आश्रितों के लिए देखिए जो पेंशन भोगी है वो विभागीय कार्रवाई में लंबित पाया जाता है, तो जो आश्रित है उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था रहती है? आश्रितों के लिए भी कोई भत्ता दिया जाएगा? नहीं, वो पेंशन जो है वो प्रोविजनल पेंशन सिर्फ रिटायरीज को लगा दी जाएगी, तो वही होगा। उनके जो आश्रित है उनके लिए तो तब पेंशन लगी भी तो अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे जानना भी बहुत, जैसा कि मैंने अभी चंदेल जी से बात की, जीपीएफ में नॉमिनी की हमने बात की, अब पेंशन की बात कर रहे हैं तो पेंशन में भी नॉमिनी की क्या भूमिका रहती है? देखिए, पेंशन में नॉमिनी की भूमिका रहती है, वो ग्रेस्टी जो होती है जी, तो ग्रेस्टी में वो अपनी नॉमिनेशन कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर को कर सकता है, तो उसके हिसाब से जाकर उसकी डेथ होगी तो उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी उसके हिसाब से प्राधिकार पत्र इशू कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। देखने में ये आया है कि क्या बोलते, कई बार क्या होता है कि किसी कर्मचारी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है जी, ठीक है ना जी, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है ना जी, उन्होंने अपना दूसरी मैरिज कर ली, लेकिन वो पेपर जो उसको क्या बोलते हैं अपनी सर्विस बुक में एंट्री करानी चाहिए थी वो नहीं कराई होती है। होता क्या है कि नॉमिनेशन पहले उसकी अपनी पहली वाली वाइफ के नाम से ही रखी होती है, दूसरी वाइफ के नाम से कराई नहीं होती, चाहे वो जीपीएफ में है चाहे मतलब इसमें ग्रेस्टी में है जी। तो होता क्या है कि जब उनका पेंशन केस आता है तो ना ही उस वक्त वो फिर हमारे पास आता है, हम चेक उसको देखते हैं कि भाई इनकी पहली वाइफ तो ये थी, दूसरी का तो नाम तो अब कुछ और आ रहा है, तो हम उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। अगर उस जब उन्होंने दूसरी मैरिज की थी उस टाइम पहली वाली का डेथ सर्टिफिकेट और दूसरी वाली का मैरिज सर्टिफिकेट अपना सर्विस बुक में लगा देते हैं, उसके हिसाब से नॉमिनेशन वो चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती थी, ठीक है ना। और ये थोड़ी सी जागरूकता की कमी के होने के कारण मतलब ऐसा होता है। जी विजय जी, इस स्थिति में बच्चों को लाभ मिलेगा क्या? इस जो आपने कहा कि नामों में दिक्कतें रहेगी। देखिए ऐसा है ना जी, अगर तो जो जिस सरकारी कर्मचारी की वाइफ गुजर गई है, अगर उनका एक्सपायर हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद अगर कर्मचारी शादी करता है तो उनको वाइफ जो दूसरी वाइफ है उनको पेंशन लगेगी। लेकिन अगर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी पत्नी इनवैलिड हो जाती है, उसको पेंशन नहीं लगते। हाँ, उनके बच्चों को पेंशन लगाई जा सकती है उसके बाद। जी बिल्कुल। इसी सवाल को अगर थोड़ा सा और बदलाव करके पूछा जाए, या यूं कह लीजिए कि पेंशन संबंधी मामलों में परिवार शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे हम? परिवार में किन किन लोगों को शामिल? परिवार में उनके पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं, है ना, ये सब परिवार के डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन दूसरी पत्नी इलीगल मानी जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत
पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। तो वो जो invalid पेंशन रहती है। लगने का जो क्रम रहता है जी। वो किस हिसाब से रहता पेंशन सबसे पहले पत्नी को लगती है, फिर बच्चों को लगती है, जी। और बच्चों में भी ये देखा जाता है कि 25 साल का कौन है। जैसे वो 25 साल के हो जाते हैं फिर दूसरे बच्चे को लग जाती है अगर 25 साल से कम है। अगर और उससे उसके छोटी बाद उम्र का है। हाँ, उसके बाद देखा जाता है कि भी अगर कोई अनमैरिड डॉटर है जी। तो उसको पेंशन लगाई जाती है। उसमें क्राइटेरिया ये है कि उसका इनकम देखा जाता है कि कितना इनकम है, कहीं उसने मतलब कहीं सर्विस तो नहीं कर रही हो, इनकम कितनी है उसकी वो देखी जाती है। जी। और संबंधित कागजात जो भी होते हैं वो वहाँ एजी ऑफिस को भेजते हैं, तब वहाँ वो पेंशन लगाई जाती है। जी। माता पिता को पेंशन तभी लगाई जाती है जब क्या बोलते हैं वो आश्रित हो और घर में कोई भी मतलब पेंशन का हकदार ना हो। जी। और जो बच्चों को पेंशन लगती है जब 25 साल के बाद बच्चों को पेंशन लगती है, उसमें देखा जाए कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है जी। जी। उसको सबसे पहले पेंशन लगाई जाती है। जी। और उसमें देखा जाता है कि कितना हैंडीकैप्ड है वो, जी। तो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेके जो भी गार्डियन होता है उनके थ्रू उनको पेंशन दी जाती जी। जी विजय जी, अनमैरिड गर्ल की बात कर रहे हैं आप। अगर विवाहिता लड़की है और अपने ससुराल पक्ष से मायके पक्ष में आई है और पिता के रिटायरमेंट के बाद क्या वो पेंशन की हकदार है। है? नहीं, जब तक वो मैरिड लड़की जो है वो पेंशन की हकदार नहीं है, सिर्फ विडो डॉटर पेंशन और के हकदार है। अगर इस तरीके से कोई डिवोर्सी हो या कुछ इस हाँ, तरीके डाइवोर्स से, जिसका डाइवोर्स हो गया है, डाइवोर्स हो गया वो पेंशन के हकदार है, वो पेंशन के हकदार, लेकिन उसको उसमें डाइवोर्स डीड देनी पड़ेगी। और जो डाइवोर्स डॉटर है वो जब उसके माता पिता मतलब जीवित है उस टाइम वो क्या बोलते हैं उनके ऊपर आश्रित होनी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ एक सवाल और उठता है कि समाज का एक समाज में एक ऐसी तस्वीर भी है जहाँ पे किसी कर्मचारी के जो दंपति हैं कर्मचारी, उनकी अपनी कोई संतान नहीं है लेकिन उनके द्वारा संतान गोद ली गई है। तो ऐसी अवस्था में पेंशन का हक क्या उस संतान को मिलेगा? उसमें लीगली देखा जाएगा सारा, तभी उसका कि उसमें वैधानिक जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी क्या वो है कि पूर्ण कर ली गई है या नहीं गई है? जी। अगर वो पूर्ण कर ली गई है, पूरी औपचारिकता निभा ली गई है, तो वो जो गोद लिया हुआ जो बच्चा है वो भी पेंशन लेने का हकदार रहेगा बाकी और की तरह। जीपीएफ में चंदेल जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जीपीएफ की जो राशि रहती है तो अगर कोई ना निकलवाना चाहे तो उसे कितने समय तक रखा जा सकता है? उसे सेवानिवृत्ति के बाद भी। जी। सर, सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जीपीएफ में जमा राशि को सरकार के पास जमा रखना चाहता है तो उसको रिटेन करना चाहता है तो रिटेन वो कर सकता है। उसके लिए उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको क्या है कि एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अपने डीडीओ के लिए और वो उसको सेवानिवृत्ति के 6 माह के अंदर देनी पड़ेगी। और उसमें एप्लीकेशन में वो लिखेगा कि मुझे अपना जीपीएफ रिटेन करना है। जब एप्लीकेशन के आधार पर डीडीओ एक ऑफिस ऑर्डर निकालेगा जिसमें उसको परमिशन देगा कि आपकी राशि को रिटेन करने के लिए परमिशन दी जाती है। उसके बाद वो परमिशन ऑर्डर के साथ हमें महालेखाकार कार्यालय को एजी ऑफिस को केस भेजेगा उसका, जिसमें उसकी पूरी डिटेल रहेगी, पूरा फॉर्म भर के वो भेजेगा कि पिछले 12 महीने में उसने एडवांस तो कोई नहीं लिया है और लास्ट उसकी जो जीपीएफ के लिए कटौती हुई है वो किस मंथ में हुई है। उसके बाद एजी ऑफिस में पूरा केस कैलकुलेट किया जाएगा दोबारा से और उससे जितनी भी राशि है उसके एवज में उसको एक लेटर लिखा जाएगा कि आपकी इतनी राशि ब्याज सहित इस 3/22 तक या जो भी अंतिम वर्ष रहेगा उस वर्ष तक आपकी इतनी राशि रिटेन कर ली गई है। और सर रिटेन जो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती है, जब तक भी वो चाहे वो तब तक ही वो जमा रख सकता है, उस पर निर्धारित दर पर ब्याज मिलता रहेगा और उसमें से वो एडवांस भी ले सकता है समय समय पर और वो एडवांस वो डीडीओ के द्वारा ही मिलेगा। जी, जैसे कभी उत्तराधिकारी के बारे में हमने बात की कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें फिर वो पारिवारिक पेंशन नहीं लगती है। क्या जीपीएफ का जो अमाउंट राशि जब किसी को देना होता है, अगर बच्चों की शादी हो गई है, उम्र दराज हो गए हैं, तो वो राशि उनको दी जा सकती है? सर वो जीपीएफ की जो राशि है उसका भुगतान होगा जो उसने जीपीएफ के में जो खाता धारक था कर्मचारी अधिकारी उसने जिसको नॉमिनेट किया है तो या तो उसी को नॉमिनेशन के आधार पे उसकी पेमेंट होगी, या तो जो कर्मचारी स्वयं उसको जब वो लेना चाहे तो खुद के लिए अपने पेमेंट ले सकता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसने जो नॉमिनेशन जो भर के रखा हुआ है तो हम नॉमिनेशन के आधार पे पेमेंट करेंगे। जी। और अगर नॉमिनेशन नहीं है, किसी की नॉमिनेशन नहीं है, तो वो उसके जो फैमिली मेंबर जो जीपीएफ रूल 1960 में जो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन है उसके अनुसार उनको सबको इक्वल शेयर में बांटी जाती है। जी बिल्कुल। अभी आप कार्यक्रम देख रहे थे जनवाणी, और जनवाणी कार्यक्रम में आज का हमारा विषय था जीपीएफ और पेंशन धारकों की समस्याएं एवं समाधान। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का, और जनवाणी कार्यक्रम में किसी और अंक के साथ हम पुनः हाजिर होंगे, और इसलिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।